चलिए वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 5 मिनट नहीं 7 मिनट लेट से जुड़ रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग 7 मिनट लेट बिकॉज ऑफ सम कनेक्टिविटी इशू एंड आई एम बैक इन माय स्टूडियो। आई होप माय ऑडियो इज रीचिंग यू नाइसली करेक्टली एंड आई एम हैविंग सम ऑफ योर चैट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेंडिंग गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। अम्बेडकर जयंती, बैसाखी और हमारे बिहार में सतवनी, तो सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छुट्टी का दिन है लेकिन पढ़ाई करेंगे आज भी। और फीडबैक ये भी आ रहा है बोर्ड इज गुड। चलिए बोर्ड अच्छा है तो हम लोग इसी सेटअप पे बने रहेंगे। थोड़ी रिफ्लेक्शन वगैरह है लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं उधर ना लिखूं सो दैट कि अगर यहाँ पे कुछ लिखेंगे और वो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी देखने में। और हर 10 मिनट पे मैं थोड़ा सा चैट वगैरह देखता रहूंगा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब मैं इससे ज्यादा गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, पढ़ाई शुरू करते हैं क्योंकि वी आर लेट बाय गुड 7-8 मिनट्स। और हम लोग आज की पढ़ाई बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने कल की क्लास को छोड़ी थी। तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था? हमने कल की क्लास को जो है सो लास्ट में ले जाकर के कम्युनिटी पे छोड़ा था। और मैंने ये कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सक्सेशन से शुरू करेंगे, इकोसिस्टम पे आएंगे, थोड़ी सी बायोम के बारे में समझेंगे। बायोम सचिन सर ने बहुत अच्छे से करा दिया है, तो आई वोंट बी रिपीटिंग जो सचिन सर ने ऑलरेडी करा दिया है, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट। लेकिन बायोम पे एक अपना टेबल है दैट आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू एंड देन वी विल बी गेटिंग इनटू बायोस्फीयर एंड व्हेन वी कम टू बायोस्फीयर एटलीस्ट वी विल ट्राई टू डू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो दिस मच वी कैन डू टुडे एंड देन I will be telling you today about the NCERT chapters which you will be expected to do towards the weekend. So on that note, let's start today's class. And here we go ahead. और थोड़ी थोड़ी देर पे मैं स्ट्रीम के हेल्थ को चेक करने के लिए नीचे अपने कंप्यूटर पे भी देख लिया करूंगा। So सर पीडीएफ इज नॉट अपलोडेड। पीडीएफ मैं पूछ लेता हूँ। इकोटोन रिपीट करिए। रिपीट कौन सा पार्ट? अभी तो शुरू ही नहीं किया है तो अभी कुछ ऐसा रिपीट करने लायक तो है नहीं। लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूं कि मैं अभी बस आप लोगों के आने के पहले, जुड़ने के पहले जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, आई वाज जस्ट टेलिंग कि हमने कल की क्लास को कम्युनिटी इकोलॉजी पे छोड़ी थी एंड टुडे वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट विद सक्सेशन एंड देन आफ्टर सक्सेशन वी विल कम टू इकोसिस्टम एंड देन आफ्टर इकोसिस्टम वी विल बी कमिंग टू बायोस्फीयर। बायोम डिस्क्रिप्शन सचिन सर हैज डन वेरी थॉरोली इन द कवरेज ऑफ ज्योग्राफी, सो देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग द सेम डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम। सो वो वाला पार्ट हम रिपीट नहीं करेंगे, रेस्ट एवरीथिंग वी विल डू एंड टुडे वी विल बी फिनिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। बस मैं यही कह रहा था एंड ऑन दैट नोट let us start today's class. So today the very first topic that we have to do is succession. सक्सेशन में फर्स्ट लेट अस कम टू द डे टू डे मीनिंग ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सो सक्सेशन का मतलब होता है इन अ वे उत्तराधिकार ग्रहण करना। सो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि इस एम्पेयर का सक्सेसर ये था, फिर उनके सक्सेसर कोई और हुए, उनके सक्सेसर कोई और हुए वगैरह। तो इकोलॉजी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? सो इकोलॉजी में मीनिंग ऑफ सक्सेशन इज सिंपली द रिप्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी एट अ लोकेशन बाय सम अदर कम्युनिटी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट अस, और मेरे साथ आप लोग थोड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। सो इट बेसिकली मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी एट अ लोकेशन बाय अनदर, कब? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें मेन क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज रिप्लेसमेंट, कि एक कम्युनिटी है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ऐसा नहीं कि इन अ मैटर ऑफ 5 years, इन अ मैटर ऑफ 10 years, नो, it is going to be replaced over a period of 100 years, 1000 years, sometimes even more than that, depending on what kind of factors are playing a role there. Depending on that, a community can be replaced over a period of 100 years, 1000 years, or sometimes even more than that. So generally changes in the community, until and unless there is a very severe disturbance, you are not going to see change in community like succession within one person's lifetime. एक person के lifetime में this is not something we are going to see. Let us be totally clear. A long time of a long duration of time will elapse before you get to see succession. So succession का पता तब चलता है जब हम लोग पिछली community के records को पढ़ते हैं, जो पिछले ecologists ने या पिछले geographers ने जो record लिख छोड़ा है। When we compare the description of that community with the present day, then we understand कि हाँ सक्सेशन तो हुआ है, राइट? सो दैट इज व्हाट। और लोकेशन वही रहेगा, एट अ लोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है, राइट? इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूं सो दैट यू कैन इजीली सी। और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ कट भी रहा है। सर नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दीजिए। नोट्स देखो एक्चुअली क्या है कि इसके बाद मेरी एक दूसरे मीडियम की क्लास है, इंग्लिश वाली क्लास है, और वो क्लास जब 2:30 में ओवर होती है तो नोट्स मैं तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ उसके बाद, और फिर टीम उसको प्रोसेस करके अपलोड करती है। मैं आज टीम से बात कर लूंगा, इस वीक की लास्ट क्लास है तो मैं आज टीम के साथ थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि नोट्स कितने जल्दी आपको मिल जाए, तो वो मिल जाएगा, ठीक है ना? सर प्लीज गेट अ साइड। मैं साइड में हो गया, ठीक है। चलो चलो अब हो गया। तो ये हम सक्सेशन की डेफिनेशन समझ गए। लेट अस अंडरस्टैंड कि सक्सेशन ऑपरेट कैसे करता है और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं सक्सेशन कैसे ऑपरेट करता है। सो लेट अस से कि आज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉन्ड, ठीक है? तो ये एक पॉन्ड है और ये पॉन्ड में काफी सारा वाटर है, और वाटर है तो देयर विल बी फिशेस, अदर एनिमल्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो यहाँ पे होगा। सो टुडे दिस इज द पॉन्ड। इस पॉन्ड में आप देखोगे कि नीचे कुछ सबमर्ज प्लांट भी हैं, कुछ एल्गी भी हैं यहाँ पे, ठीक है? और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सबमर्ज हैं लेकिन उनका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो स्लोली क्या होता है ना कि काफी वक्त तक तो ये पॉन्ड की ही तरह रहेगा, लेकिन स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप क्या देखोगे कि इस पॉन्ड के बॉटम में धीरे 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 करके डेड एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जमा होता रहेगा पॉन्ड के बॉटम में। पॉन्ड के चारों तरफ से मिट्टी भी आकर के जमा होती रहेगी यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन दैट दिस पॉन्ड गेट्स स्टार्टेड फिलिंग अप। दिस पॉन्ड विल फिल अप लाइक दिस। आफ्टर मेनी मेनी years द सेम प्लेस, द सेम पॉन्ड विल बी वेरी मच फिल्ड विद सॉइल, ठीक है? थोड़ा सा पानी रहेगा यहाँ पे, देयर विल बी वेरी लिटिल वाटर, रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी फिल्ड अप विद सॉइल, लाइक लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर देयर, सो दे विल बी फिलिंग इट अप आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इससे ये भर जाएगा। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी है तो यहाँ पे अब फिशेज नहीं हो रही हैं, प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनका ज्यादातर हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा डूबा हुआ है, राइट? लोकेशन वही है, लेकिन अब देख रहे हो आप कि यहाँ पर कैसे चीजें बदलती जा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे दूसरे दूसरे एनिमल्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको फ्रॉग मिल जाएगा, ये फ्रॉग है, राइट?
ठीक है, तो ये फ्रॉग्स मिल जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर फिशेस नहीं मिलेंगी, कुछ सांप मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से अब आप देखते हो कि यहाँ पे जो कम्युनिटी थी पहले, अब वो कम्युनिटी बदल गई, लोकेशन वही रहा, कम्युनिटी बदल गई। आपको पता कैसे चलेगा कि ये कभी पॉन्ड था? तो अगर आप यहाँ पे डिग करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मछली का स्केलेटन मिलेगा, ठीक है, मछली नहीं मिलेगा, मछली की स्केलेटन आपको मिलेगी। सो दैट गिव्स यू अ सेंस कि हाँ कभी ये पॉन्ड होता था। लेट्स से आफ्टर 500 ईयर्स ये देखने को मिलता है। ये 500 साल से कम भी हो सकता है, 500 साल से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आसपास के फैक्टर्स कैसे काम कर रहे थे। इसके बाद अगर आप देखो तो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब पानी का नामो निशान नहीं रहेगा। अब ये पूरा का पूरा सॉइल है, यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल के स्केलेटन मिल रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल नहीं मिल रहा, और अब ये पूरी की पूरी जगह एक ग्रासलैंड में तब्दील हो गई है। देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दिस सॉइल एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रासलैंड काइंड ऑफ प्लेस लाइक दिस। कुछ इस तरह के भी पौधे हैं लेकिन लार्जली ग्रासेस हैं। लेट्स से दिस हैपेंस आफ्टर 1000 years, और फाइनली you will see that after another 1000 years it will be a proper woody forest. अब ये एक प्रॉपर वुडी फॉरेस्ट का बन जाएगा। कैन यू सी दैट? ग्रासेस भी हैं और ये पूरी की पूरी मिट्टी है। लेट अस से कि ये हो रहा है आफ्टर 2000 ईयर्स, और ये जो है 500 years, 1000 years, 2000 years, it is not something which is hard and fast, it is not something which is totally fixed कि इतने ही साल पे होगा। It can be much slower, it can be much faster, it depends on lot of internal processes and it also depends on a lot of external processes. So this process of change in ecological community at a particular location is known as succession, right? Succession is happening everywhere in the world but not necessarily in all the communities. Some of the communities are already very well established, some of the communities have already gone through succession and now they are in a very stable stage. Like if you see this journey, when did it start? So this journey started as a pond, slowly more and more organic matter deposited and it became a shallow water body, छिछले पानी का बॉडी बना। उसके बाद you see that it became covered with soil completely, there is no trace of water but still the soil has got a very high level of moisture and now it is a grassland, and grassland will attract its own set of insects, birds, etc, etc. All of that thing is happening, and then finally you see that the grassland is replaced by a tree covered land, and this tree covered land is not going to change any further until and unless there is some big disturbance, until and unless there is some great deal of natural catastrophe, जैसे कोई बहुत मेजर फ्लड आ गया, फायर की इंसिडेंस हो गई, कुछ ऐसा ही होगा। जब ये डिस्टर्ब होगा या ह्यूमन ने आकर के इन ट्रीज को काट दिया, यहाँ पे खेती शुरू कर दी, तभी जाके ये कम्युनिटी डिस्टर्ब होगी, अदरवाइज अब इस कम्युनिटी को चेंज होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब सक्सेशन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, और सबसे पहले तो मैं इसी स्टेज को डिफाइन कर दूं। इस स्टेज को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज मोस्ट स्टेबल एंड बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल इट इज लीस्ट चेंजिंग। इसमें चेंजेस ना के बराबर आ रहे हैं, सिंस इट इज मोस्ट स्टेबल देयरफॉर इट इज लीस्ट चेंजिंग। और जब सक्सेशन होते 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 एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पे चेंजेस बिल्कुल ना के बराबर हो रहे होते हैं, तो दैट इज समथिंग वी नो एज, एक मिनट आप रुक जाएं, थोड़ा सा कट रहा है विजन में, अब आपको दिख रहा होगा। सो अब अगर हम बात करें कि ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है तो ये इतना स्टेबल है कि इसमें कोई भी चेंज अब आप नहीं देखते हो, एंड दिस इज समथिंग जहां पे आकर सक्सेशन रुक जाता है। और ये जो बीच के स्टेजेस हैं, जैसे ये वाले स्टेज को आप देख रहे हो, बीच वाले स्टेज को आफ्टर 1000 ईयर्स, या ये वाले स्टेज को देख रहे हो आफ्टर 500 ईयर्स, या ये आज के स्टेज को देख रहे हो, तो सक्सेशन के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस का नाम होता है सीयर, SERE। सो इन सक्सेशन इट स्टार्ट्स विद सीयर 0, सो दिस इज सीयर 0, इसको हम सीरियल स्टेज भी कहते हैं। फिर ये सीयर 1, फिर ये सीयर n क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, फिर एक ऐसा भी स्टेज आएगा। तो बीच के स्टेजेस को भी मैंने सिंपलिसिटी के लिए दिखाया नहीं है और ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये जो सीयर के जो स्टेजेस हैं वो चलते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सीयर n, चाहे वो जो भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, एंड फाइनली इट कम्स टू व्हाट, इट कम्स टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी एंड इट इज द लीस्ट चेंजिंग कम्युनिटी। सो दीस आर द टू पार्ट्स, सीयर्स आर द स्टेजेस व्हिच गो थ्रू चेंजेस व्हिच लीड फ्रॉम वन स्टेज ऑफ देयर ओन टू नेक्स्ट स्टेज, और फाइनली जब मोस्ट स्टेबल बन जाएगा तो दैट इज समथिंग वी विल बी कॉलिंग व्हाट, वी विल बी कॉलिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आई होप इट इज ऑल क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लो। Human settlement as climax community nahi, human settlement is not a climax community. Whenever we are talking about climax community, we are talking about an ecological community which because of its own ecological equations, ecological dynamics, which is very very stable. So human settlements, yes, they look stable, but they are stable not because of their intrinsic ecological qualities, they are stable because human beings have made them stable, they are not stable intrinsically. तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन सेटलमेंट को आप स्टेबल कम्युनिटी तो कह सकते हो, क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं कह सकते हो। सर सक्सेशन ओनली बायोटिक चेंज, सक्सेशन में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमेशा बायोटिक चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं वो कराने वाला हूं कि बायोटिक चेंजेस बगैर एबायोटिक चेंजेस के नहीं होते। Behind biotic changes there is always a biotic change, otherwise there is going to be no biotic change, right? प्रगति is saying background is a little irritating, नहीं ऐसी छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो गए तब तो पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो और भी दिक्कत होगी। मैं इसको व्हाइट कर दूंगा, बट व्हाट विल हैपन दैट इट विल बी लाइक मेकिंग माय फेस वेरी वेरी डार्क, तो फिर मैं ठीक से नहीं दिखूंगा बिकॉज कैमरा इज नाउ एडजस्टेड टू दिस वन, और ये लाइट ब्लू है, बड़ा सूदिंग कलर है। तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए अब, ठीक है।
कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, तो जो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है वो मैं क्लास के अंत में बता दूंगा। सर सचिन सर जैसे पढ़ाइए, सचिन सर जैसे सिर्फ सचिन सर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैं अपनी तरह से पढ़ा सकता हूं, राइट। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आप उनकी तरह लिखिए, आप उनकी तरह बोलिए, आपसे नहीं होगा। सो प्लीज डू नॉट मेक सच रिक्वेस्ट जो नहीं होगा। सचिन सर बहुत अच्छे टीचर हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बट मैं उनकी तरह नहीं पढ़ा सकता और वो मेरी तरह नहीं पढ़ा सकते। सो प्लीज डू नॉट ब्रिंग दीस थिंग्स। वो मैसेज करके आप अपना अनसीरियसनेस मुझे दिखा रहे हैं, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट 10 मिनट्स तक कोई मैसेज नहीं देखूंगा एंड लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंटेंट। और एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग कि कंटेंट इज द किंग। अगर आप यूपीएससी में प्रीलिम में 40% भी लाना चाहते हो, जो कट ऑफ के पीछे ही रहेगा, तो भी आपको बहुत ज्यादा कंटेंट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सो आपकी प्रायोरिटी जब भी किसी क्लास में बैठो तो योर प्रायोरिटी शुड बी गेटिंग एज मच रेलेवेंट कंटेंट विद द कॉन्सेप्ट एज पॉसिबल। बाकी हर कुछ आपको एंटरटेन कर लेगा, एग्जाम में काम नहीं आएगा। सो लेट दैट बी वेरी क्लियर, ओके। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ वेरी एंटरटेनिंग टीचर, बट माय कंटेंट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सो लेट अस फोकस ऑन दैट एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। सो हियर वी गो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो टाइप्स कई प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स। तीसरा एक और टाइप जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन लिनियरिटी। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बेस्ड ऑन लोकेशन पे सक्सेशन के टाइप्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। दो तरह के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। So now the question is, what is primary succession? So primary succession takes place at a location which has got no biotic history. Let us imagine that a massive earthquake happens, and as a result of that earthquake, in the middle of the ocean, an island emerges. ऐसा होता है। अगर बहुत मैसिव earthquake है, तो ये पॉसिबल है कि समुद्र में एक जगह एक द्वीप उभर के सामने आता है। ना उस आइलैंड पे कोई भी वेजिटेशन नहीं है और बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी। सो दैट इज व्हाट प्राइमरी सक्सेशन। सिमिलरली वोल्केनो का ये होता है, एक्सप्लोजन होता है और धीरे धीरे लावा फैल जाता है। फिर वो लावा कूल डाउन होता है एंड दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रॉक। सो इनिशियली दैट रॉक विल हैव नो वेजिटेशन एट ऑल, एंड देन स्लोली वहां पे देयर विल बी सम लाइकेन, देयर विल बी सम मॉसेस, देयर विल बी सम मोर प्लांट्स, एंड स्लोली वहां पे वेजिटेशन की कड़ी बनने लगती है, वेजिटेशन का सीरीज बनने लगता है। तो ऐसी जगह पे जहां पे सक्सेशन होता है, जहां पे पहले वेजिटेशन की बायोटिक एक्टिविटीज की कोई हिस्ट्री नहीं रही है, सो दैट काइंड ऑफ सक्सेशन इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। एग्जाम में इस तरह का सिचुएशन देकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ सक्सेशन विल बी प्राइमरी सक्सेशन। व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? Secondary succession is something which takes place at a location where there was some biotic community, but that community has been destroyed, and now again succession has started at a new location. For example, let us imagine that there has been a big fire in a grassland, and that entire grassland has been destroyed. पूरा का पूरा grassland destroy हो गया है। वापस धीरे 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 वहां पे फिर से vegetation बनना शुरू होता है और vegetation धीरे धीरे complex होती है। Eventually बहुत सारे साल के बाद it reaches the climax stage. What is that? That is called secondary succession. So primary succession takes place at a location which has got no vegetational history. Secondary succession takes place at a location which had vegetational history, but earlier vegetational history has been destroyed. Earlier vegetation has been destroyed. ठीक है? So प्राइमरी यहां पे नो प्रायर बायोटिक कम्युनिटी, राइट। और यहां पे देयर वाज अ प्रायर कम्युनिटी व्हिच इज डिस्ट्रॉयड एंड देन सक्सेशन इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन लोकेशन। सेकंड इज व्हाट? बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फैक्टर, कि सक्सेशन क्यों हो रहा है, उस बेसिस पे भी तीन तरह के सक्सेशन हम देख सकते हैं। सो सेकंड टाइप इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स। Positive factors means the factors which cause succession. So that is called positive factor. Now there are three. First one is intrinsic, second is extrinsic, and third is anthropogenic. I had explained the meaning of anthropogenic in one of my earlier classes. How many of you know the meaning of anthropogenic? Write in the chat. Anthropogenic means what? In the meantime, intrinsic means caused by internal factors only. Second is it is caused mainly by external factors. अब देख लो जरा कितने लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक आंसर दिया है। भाई ह्यूमन कॉज नहीं, ह्यूमन कॉज्ड, ह्यूमन के द्वारा कॉज्ड, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। ह्यूमन कॉज मत लिखो, ह्यूमन इंड्यूस्ड इज गुड, कॉज्ड बाय ह्यूमन फैक्टर गुड, आर्टिफिशियल ह्यूमन कॉज्ड गुड इनफ, नाइस नाइस नाइस। और अब जब चैट में लिखो, और ये इंग्लिश का बैच है, तो कोशिश करो वो इंग्लिश लिखो जो एग्जाम में आप लिखने जा रहे हो। सो देयर शुड बी नो कैजुअल कन्वर्सेशन कि यहाँ पे कुछ भी लिख दे। जो आप यहाँ लिखोगे धीरे धीरे वही आपकी आदत बन जाएगी। और अगर इन क्लासेस के थ्रू हम अपने लैंग्वेज को, अपने एक्सप्रेशन को भी थोड़ा इंप्रूव कर लें, तो वो एक बहुत बड़ा बोनस होगा। जरूरी नहीं है कि इन क्लासेस से आप सिर्फ एनवायरमेंट सीख के जाओगे। इन क्लासेस से यू कैन इंप्रूव योर लैंग्वेज, इन क्लासेस से यू कैन इंप्रूव योर एक्सप्रेशन स्किल्स ऑल्सो। सो कीप द चैट गोइंग ऑन बिकॉज इट इज एन इंग्लिश बैच। सो माई honest advice will be that keep the chat going on in English so that in this process your English improves, right? Because you have made a choice to be a part of English batch, so you have to improve your English batch no matter where you are today, but you have to improve your English, ठीक है ना? And I also come from Hindi medium school background, so if I can do it, if you are from Hindi medium school background, I'm sure अब तो ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, but even if you are from English medium, Hindi medium background, you can at least have English like me. मेरे जितना तो हो जाएगा, right? मेरे से बेहतर भी आप कर लोगे अगर आप और मेहनत करोगे तो, right? So anthropogenic is human caused, और अगर human caused है तो जाहिर है कि artificial ही होगा,
सो ये तीन तरह के होते हैं। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल सक्सेशंस आर इंट्रिंसिक। मोस्टली आप क्या देखोगे कि इंटरनल फैक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से सक्सेशन चलता रहता है। इंटरनल फैक्टर्स लाइक एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने धीरे 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 करके अपने पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर दिया, और इकोसिस्टम कुछ इस तरह से चेंज हो गया कि अब जो कम्युनिटी वहां रह रही है उसके लाइक इकोसिस्टम रहा ही नहीं। राइट, लेट मी टेल यू इन इंग्लिश। सो सपोज देयर इज अ कम्युनिटी एट अ लोकेशन। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिजम्स इन दिस कम्युनिटी विल बी चेंजिंग द एबायोटिक पैरामीटर्स। हाउ? They will be releasing the dead matter, they will be releasing the waste matter, they will be removing the resources, food material and all of that. So over a period of time what will happen, that abiotic components of the location they will change, and they will change so much that the community which is right now existing, it will slowly become unsuitable for the very same community. आप सोच के देखो, this is what we the human beings have done to the planet Earth. सोच के देखो, we have been dominating the planet Earth for thousands of years, and in this thousands of years of our domination, the last 300 years, we have changed the abiotic factors of this planet so much that now this planet is turning slowly unsuitable for human existence. We have exploited the water resources so much that there is water crisis in so many parts of the world. We have carried out such intensive cultivation, and we have carried out such unsustainable practices of cultivation that much of our soil is facing salinity. Much of our soil has become infertile. बहुत सारा soil है जो अब वहां पे ज्यादा crop की productivity नहीं है, जहां पे nutrients नहीं है. Then by depositing carbon dioxide and other greenhouse gases, we have caused the problem of global warming and climate change. Similarly, by releasing a number of industrial gases, we have caused the problem of ozone layer depletion. So you can see so many problems we have created by our own activities. At a natural level also, every community changes its own abiological surrounding, abiotic surrounding. And when that abiotic surrounding changes beyond a point, it is unsuitable for the members of the same community. And that is when some new members will come and new members will establish themselves. And धीरे धीरे पुराने वाले member eliminate हो जाएंगे, and now there is a new seer which has taken place. और ये process repeat होती रहेगी तब तक जब तक कि climax community नहीं आ जाता. Is it clear or no? Yes or no? Tell me. Yes or no? Tell me. Very nice. Yes. चलो. ऑलराइट. अब हम आते हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या है. एक क्वेरी था कि चलो जी अब ये अब यस भेजना बंद कर दो, सारे लोगों को समझ में आ गई. फिर से मैं मैसेज देखना बंद करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन दूंगा तो आप मैसेज भेजना, और मैं बीच में अभी मैसेजेस नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर पढ़ाई क्या होगी. तो इंट्रिंसिक फैक्टर का एग्जांपल आप में से किसी ने पूछा है. नो एग्जांपल एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंटरनल प्रोसेसेस. व्हाट आर दोस इंटरनल प्रोसेसेस? राइट, इंटरनल फैक्टर्स आर, कीप राइटिंग, राइट, इंटरनल प्रोसेसेस आर रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, addition of dead and waste matter, change in chemical parameters. तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एंड दीज आर दी इंटरनल फैक्टर्स. इसको थोड़ा सा मैं इधर मूव कर देता हूं कि आप लोग देख सको. एंड दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल मेक द सेम हैबिटेट अनसुटेबल फॉर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो वहां पे रह रही है. इसको और भी इधर करना होगा. फॉर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो वहां रह रही है, एंड इट विल बिकम स्लोली मोर सुटेबल फॉर न्यू मेंबर्स, एंड दैट इज हाउ वन सीयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सीयर. ये अगर अभी लिखना चाहते हो तो लिख लो, और नहीं तो ये सब पीडीएफ में सेव करके तो मैं शेयर करूंगा ही, तो दैट टाइम यू कैन राइट इट डाउन. एक्सट्रिंसिक एग्जांपल्स मेरे पास होंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के. लेट अस टेक अ लुक ऑन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. सो इट इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स मींस फ्लड, फायर, any other major geographical change, right? So these are some of the factors which will be causing the सक्सेशन. तो ये मोस्टली आप देखोगे कि ये सेकेंडरी सक्सेशन में होता है, ठीक है, लाइक फ्लड, फायर और एनी अदर ज्योग्राफिकल चेंज. सो आप देखोगे कि मोस्टली सेकेंडरी सक्सेशन के केस में होगी, बिकॉज एन एक्जिस्टिंग कम्युनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड एंड दैट विल क्लियर द पाथ फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कम्युनिटी, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लीड टू सेकेंडरी सक्सेशन. यस और नो? एक बार बताओ. रामलाल कह रहे हैं हर चीज का एग्जांपल देकर के समझाया करो गुरुजी. देखो जिस चीज की एग्जांपल जहां जहां होगी मैं जरूर दूंगा. कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टूड हैं. अब इंटरनल फैक्टर्स का मतलब यही था और मैं बोल भी रहा था. तो इन अ क्लास यू हैव टू लिसन टू वेरी वेरी केयरफुली. आप क्लास में चीजों को सुन करके समझने आते हैं तो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. मैंने बस अभी लिखा है, लेकिन अगर आप याद करो तो मैंने ये तीनों फैक्टर बोले थे कि दीज आर द बायोटिक चेंजेस. और एक और क्वेश्चन है कि what is going to change faster, biotic or abiotic? Answer is biotic changes abiotic and that changes biotic. ठीक है, तो abiotic changes धीरे धीरे accumulate होते हैं, लेकिन जब वो accumulate हो जाते हैं तो वो biotic को एकदम से change कर देते हैं. So which one changes faster? It entirely depends कि किसमें हम कितना change कर रहे हैं. लेकिन mostly abiotic changes, अगर छोटा एरिया है तो छोटे एरिया में abiotic changes जल्दी आते हैं और biotic changes उसके बाद आते हैं. Remember biotic changes will be driving abiotic changes will be driving biotic changes. पहले abiotic change होगा और उसकी वजह से वहां की biota बदलती है. और अगर बहुत बड़ा एरिया है तो abiotic changes काफी स्लो होते हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत धीरे धीरे हुआ है. ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी न्यूज में है, लेकिन इट इज नॉट द केस कि ग्लोबल वार्मिंग अभी की प्रॉब्लम है. ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट सिंस द ईयर 1990s ओनली.
ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इट डेट्स बैक टू 1992। तो आप सोच के देखो, और वो भी 1992 में। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही हमने इतने बड़े स्केल पर कोल और जो दूसरे फॉसिल फ्यूल होते हैं उनको यूज किया है, इतने बड़े स्केल पे हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट देयर हैज बीन एन accelerated deposition of carbon dioxide in the earth's atmosphere and other greenhouse gases also, because of which you see what you see the global warming problem जो आज आपको दिख रहा है। इसके बारे में बात हो रही है 1990 से, लेकिन ये प्रॉब्लम तो बहुत धीरे धीरे हुआ। क्यों धीरे धीरे हुआ? बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एट अ ग्लोबल स्केल। तो अगर ग्लोबल स्केल के एबायोटिक चेंजेस की बात करोगे तो दैट हैपेंस वेरी स्लोली, अगर लोकल स्केल की चेंजेस की बात करोगे दैट हैपेंस वेरी फास्ट। सो दैट इज द आंसर। चलो, सो एक्सट्रिंसिक मोस्टली कॉजेज, ये कहीं आप लोग लिख लो, एक्सट्रिंसिक मोस्टली कॉजेज सेकेंडरी सक्सेशन। इट मोस्टली कॉजेज सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप ये पार्ट अब हमारा क्लियर है। लेकिन एक और चीज इसमें जोड़ ही दूं, क्योंकि अगर कभी आपसे किसी ने पूछ लिया तो यू नीड टू हैव दिस आंसर आल्सो, कि इट कैन समटाइम्स कॉज प्राइमरी सक्सेशन आल्सो। जैसे एग्जांपल दे दूं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से एक आइलैंड इमर्ज होती है और उसकी वजह से उस लोकेशन पे प्राइमरी सक्सेशन होती है। ऑलराइट, तो ये जो हमारा है, दिस इज अ गुड एग्जांपल जहां पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो करके भी प्राइमरी सक्सेशन करा रहा है, और फायर, फ्लड वगैरह सेकेंडरी सक्सेशन कराएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग कि मोस्टली तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कराएगा, बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्राइमरी सक्सेशन आल्सो। अब हम आते हैं अगले वाले पे। अगर ये फ्लो चार्ट बनाना है तो आप बना लो। मूविंग नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। किस तरह की एक्टिविटीज? फॉरेस्ट क्लियरिंग, सेटिंग अप एन आर्टिफिशियल कम्युनिटी। सबका एग्जांपल दे रहा हूं अभी। हार्वेस्ट ऑफ क्रॉपलैंड, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनसे कि सक्सेशन होता है। सबसे पहले ले लो फॉरेस्ट क्लियरिंग को, ठीक है, और लास्ट में ईटीसी लगा दो, सो दैट की और भी फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फ्लो चार्ट अगर आप अभी बना लोगे तो रिवीजन के वक्त नहीं बनाना पड़ेगा, सो यू शुड बी ट्राइंग टू डू इट। फॉरेस्ट क्लियरिंग हमने बहुत पहले से और बहुत बड़े स्केल पे फॉरेस्ट की कटाई की है, बहुत पहले से और बहुत बड़े स्केल पर फॉरेस्ट की कटाई की है। व्हाट हैव बीन द रीजंस? नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन माइनिंग, बिकॉज माइनिंग गिव्स द रॉ मटेरियल, है ना। फिर फैक्ट्रीज लगाने के लिए, फैक्ट्रीज गिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड, ब्रिज, रेलवे ट्रैक, पोर्ट एंड व्हाट नॉट, है ना। तो हर चीज के लिए हमने फॉरेस्ट को क्लियर कर करके लैंड अवेलेबल कराई है, और जब भी हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया है तो कुछ जगह पे सेकेंडरी सक्सेशन हुआ है। जैसे फॉरेस्ट को हमने अगर इसके लिए यूज किया है, फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चर के लिए यूज किया है उस लैंड को, तो सेकेंडरी सक्सेशन होगी। बाकी फैक्ट्री वगैरह में तो सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होती। हाँ, माइन जब क्लोज हो जाता है, ओपन माइन को जब आप लास्ट में क्लोज कर देते हो, जो भी निकालना था निकाल लिया, तब वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन हो सकती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। सेकंड इज सेटिंग अप एन आर्टिफिशियल कम्युनिटी। अगर आप देखो तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जब क्रॉप लगाते हैं तो धीरे धीरे वो एक आर्टिफिशियल कम्युनिटी बनाते हैं। इस आर्टिफिशियल कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा नंबर होती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है, वो किसकी होती है? उस क्रॉप प्लांट की होती है जो आप लगाते हैं। कुछ उसके साथ साथ कुछ और पौधे उगाते हैं। अगर फार्मर उनको हटा सकता है वीडीसाइड का यूज करके या हाथ से हटा करके, तो उन खरपतवार को, उन बीड्स को हटाता है फार्मर। लेकिन फिर भी उन पौधों के साथ, फसल के पौधों के साथ आप देखोगे कि बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे बर्ड और छोटे छोटे एनिमल उस एरिया में आने लग जाते हैं, राइट। सो वो क्या है कि हमने एक आर्टिफिशियल कम्युनिटी एस्टैब्लिश कर दी। तो आर्टिफिशियल कम्युनिटी भी धीरे धीरे एस्टैब्लिश होती है। जब आप फसल लगाते हैं, फसल थोड़ी बड़ी होती है, तब दूसरे स्पीसीज उस फसल की तरफ अट्रैक्ट होकर के आते हैं। लेकिन वो थी आर्टिफिशियल कम्युनिटी, और उसमें आप एक स्लो सक्सेशन देखते हो। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, हम फसल की कटाई कर देते हैं और फिर नई फसल लगाते हैं। तो कटाई करते ही वो कम्युनिटी गया, और फिर अब दूसरे सेकेंडरी सक्सेशन का टाइम आया, जब आप दूसरे सीजन में क्रॉपिंग कर रहे होते हैं। जाने और अनजाने में कई बार हम एक्सोटिक और इन्वेसिव स्पीसीज को ला देते हैं। एक्सोटिक का मतलब होता है वो स्पीसीज व्हिच डज नॉट बिलोंग टू अ ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज समथिंग नोन एज एक्सोटिक स्पीसीज, कि वो यहाँ का है ही नहीं, वो किसी और जगह का है। और कई बार कुछ स्पीसीज एक्सोटिक होने के साथ साथ इन्वेसिव भी होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो वो इन्वेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो लोकल जो प्लांट्स होते हैं, लोकल जो स्पीसीज होते हैं, उनको वो साइड करके खुद तेजी से ग्रो करते चले जाते हैं, और वो अपनी जगह पे डोमिनेट करने लग जाते हैं, और उस तरह से वहां की कम्युनिटी थोड़ी बदल सी जाती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग नोन एज एक्सोटिक एंड इन्वेसिव। तो अब इस स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लें। जो कुछ भी देखा है इस स्लाइड पे वो ये है। जब ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो यू विल गेट एवरीथिंग। अभी छोटा दिख रहा है, लेकिन पीडीएफ में ये फिर से आपको दिखने लग जाएगा, राइट। एक एक्सप्लेनेशन देते हैं एक्सोटिक की। तो एक्सोटिक में यूकेलिप्टस का जो ट्री है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता था, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। पार्थेनियम ग्रास है जो कहीं भी उग जाता है,
जिसका नाम है पार्थेनियम आर्जेंटेटम। तो ये पार्थेनियम ग्रास जो है ये साउथ अमेरिका से आया है हमारे कंट्री में। अर्जिमोन मैक्सिकाना, नाम से ही पता है कि ये भी साउथ अमेरिका खासतौर पे मेक्सिको से आया है ना। तो ये एक्सोटिक है। एक्सोटिक के साथ साथ ये जो है पार्थेनियम, अर्जिमोन, ये सब इन्वेसिव भी हैं। वाटर हाइसिंथ भी इन्वेसिव है, ठीक है। इसी तरह से लैंटाना जो देखकर बहुत खूबसूरत लगता है, लैंटाना भी इन्वेसिव है। इन्वेसिव का मतलब है कि ये इतनी तेजी से लोकल एरिया में फैल जाता है कि दूसरे पौधों को, दूसरे स्पीसीज को मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, लोकल बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट थ्रेट के रूप में हम एक्सोटिक और इन्वेसिव स्पीसीज को देखते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और हम कहां पे थे ये आप देखो। अब हम लास्ट टाइप पे जा रहे हैं, बेस्ड ऑन लिनियरिटी, और इसके बाद 5 मिनट में सक्सेशन का टॉपिक खत्म होगा। लास्ट है बेस्ड ऑन लिनियरिटी। बेस्ड ऑन लिनियरिटी मतलब कि प्रोसेस जो है वो लीनियर है या लीनियर नहीं है, ठीक है। तो 3 तरह के यहां पे आप देखते हो सक्सेशन, लीनियर, साइक्लिक, और तीसरा देखते हो डिसरप्टेड। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर सक्सेशन की, तो ये वो सक्सेशन होता है जो नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। एक कम्युनिटी गेट्स रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग अंटिल द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज बीन फॉर्म्ड। और एक बार जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है उसके बाद इट सेटल्स, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर सक्सेशन। द सेकंड टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज साइक्लिक। सो साइक्लिक सक्सेशन इज दैट ऑन अ रूटीन basis the community will be destroyed and again it will start and again it will go and form a little stable community and again it will be destroyed. Mostly it is destroyed by fire, but there can be other factors also, ठीक है। So that is the cyclic one कि एक बार community establish हुई, stable हुआ, और stable होने के बाद again it is destroyed. So एक बायोम है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की क्लास में, जिसको हम कहते हैं चपारल बायोम, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे ग्रासेस होते हैं और कई सारे बुशेस होते हैं। तो जनरली ये जो है एक पॉइंट आने के बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बुशेस ग्रो करते हैं, ग्रासेस ग्रो करते हैं, और एक पॉइंट आने के बाद ये बहुत ड्राई और बहुत फायर प्रोन हो जाते हैं, यहाँ पर आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर मैसिव फायर होता है और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बड़े बड़े एरिया में ये बुशेस और ये ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में, जिधर कैलिफोर्निया है, वहां पे इस तरह के फायर्स आम बात है, और फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर धीरे 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 वो फिर अपने आप को बिल्ड करेगा, और फिर बिल्ड करने के कुछ एक साल के बाद उस एरिया में फिर से इस तरह का फायर आएगा और फिर से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज साइक्लिक वन। सो अब इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो लीनियर इज Cr 0, Cr 1, Cr 2, Cr n, and climax. So this is how the linear succession goes on. When you talk about cyclic, so it is like Cr 0, Cr 1, Cr 2, बहुत होगा तो एक और Cr होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा Crs नहीं होते, Cr 3, climax, जो सबसे स्टेबल होता है, जिसमें कोई चेंज अब आगे नहीं आ रही है, that is known as climax. और फिर there is destruction, और इस डिस्ट्रक्शन के बाद फिर से ये Cr 1 शुरू होता है, राइट। तो ये हुआ हमारा साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि क्लाइमेक्स पहुंचने के बाद फिर से ये कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर से जीरो से शुरुआत होती है। सो दैट इज साइक्लिक। व्हाट इज डिसरप्टेड? डिसरप्टेड काइंड ऑफ सक्सेशन टेक्स प्लेस एट सच लोकेशंस जहां पे काफी जल्दी जल्दी डिस्टर्बेंसेस आती हैं, और जल्दी जल्दी डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से यहां पे कभी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन ही नहीं पाती। Cr 1 Cr 2 disturbance, again start Cr 1 Cr 2 Cr 3 disturbance, again start with the Cr 1 2 3 4 disturbance. So when there is no climax community and the process of succession is disturbed in the middle, ये कहां आपको देखने को मिलेगा? ये मोस्टली आप देखोगे लो लाइन एरिया में जहां पर आए दिन फ्लड्स आते हैं। तो वहां पे देखोगे कि कुछ वेजिटेशन वगैरह ग्रो किया, फिर मेजर फ्लड आ गया, अब वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से शुरुआत हुई, फिर नेक्स्ट ईयर फ्लड आ गया। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टर्ब्ड और इंटरप्टेड और डिसरप्टेड काइंड ऑफ सक्सेशन। तो यहां पे क्या होता है? Cr 0, Cr 1, Cr 2 डिस्टर्बेंस, फिर से ये रिपीट होगा Cr 0 Cr 1, तो दिस इज कॉल्ड डिसरप्टेड। सो ये 3 तरह के हमारे टाइपिफिकेशन है। एक बेस्ड ऑन लिनियरिटी, इसके पहले हमने देखा बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर, और पहला देखा था बेस्ड ऑन लोकेशन। ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में बना लो। कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके चैट को देख रहा हूं। वोल्केनिक माउंटेन में, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन मोहित। सो वोल्केनिक माउंटेन में डिसरप्टेड सक्सेशन होगा अगर बार बार वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो होगा, अगर वोल्केनिक इरप्शन बहुत बहुत साल के बाद हो रहा है तो वो शायद साइक्लिक में चला जाएगा। अगर कम्युनिटी बन गई तो वो कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई तो वो फिर साइक्लिक में जाएगा, उसको हम डिसरप्टेड का नाम नहीं देंगे। कैन वी रिलेट दिस विद ह्यूमन लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनासोर्स? डायनासोर्स को ह्यूमन ने नहीं डिस्ट्रॉय किया था। ईशा पूछ रही है व्हाट इज सीआर, अब्दुल रहमान भी पूछ रहे हैं व्हाट इज सीआर। बस उसी पे आ रहे हैं प्रोसेस पे, और ध्यान रहे मैंने बातों के दौरान तो बता दिया है कि सीआर क्या था, लिखा नहीं है, तो आप लोग खूब ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात को। एक बार बोल दिया तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन में जाकर चिपक गया, और मैं कराऊंगा ही अभी। व्हाट इज सीआर खूब सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं करूंगा। हाउ कनेक्शन ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन विद एक्सट्रिंसिक फैक्टर? देखो सेकेंडरी सक्सेशन और एक्सट्रिंसिक फैक्टर का रिलेशन ऐसा है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब बाहर के फैक्टर, ये भी समझाया था, याद करिएगा, मैं बिना समझाए कुछ नहीं लिखता हूं, तो ध्यान से इसका मतलब सुना नहीं गया आप लोगों के द्वारा, कम से कम कुछ लोगों के द्वारा। तो जब एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं तो ऑलरेडी वहां पे एक वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन एस्टैब्लिश हो गई है, और फिर फॉरेस्ट फायर हो गया, तो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, फिर उसके बाद सक्सेशन शुरू होगी। तो वो जो सक्सेशन होगी वो कौन वाली सक्सेशन होगी, सोच के बताओ। सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो सक्सेशन हुई ना,
इसी सेकेंडरी सक्सेशन को हम नाम देते हैं, ठीक है, कि एक्सट्रिंसिकली कॉज सेकेंडरी सक्सेशन। लेकिन यहां याद रहे कि कुछ एक्सट्रिंसिक सक्सेशन प्राइमरी भी हो सकते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अच्छा, आप में से कई लोग कह रहे हैं बायोम नहीं हुआ है, ठीक है, मैं सचिन सर से कंफर्म कर लूंगा, नहीं हुआ है, मैं करा दूंगा, ठीक है, बायोम तो एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, वो करा दूंगा, नो वरीज। टाइडल एरियाज आर डिसरप्टेड। अच्छा, ऐसा नहीं कि टाइडल एरियाज आर डिसरप्टेड एट लॉन्ग इंटरवल, वो तो रेगुलर डिसरप्शन होता है उनका, टाइडल एरियाज का रेगुलर डिसरप्शन होता है, तो वहां पे डिसरप्शन के हिसाब से ही एक कम्युनिटी डेवलप रहती है, वहां पे टाइड्स की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। हाँ, अगर कोस्टल एरिया में कोई मेजर गड़बड़ी हो, जैसे सुनामी वगैरह हो, तब इट विल बी कॉजिंग द डिस्टर्बेंस। लेकिन टाइडल एरिया में जो कम्युनिटी एस्टैब्लिश होती है, दे आर इक्विप्ड टू हैंडल द टाइड्स। बायोम को लेकर के तो मैंने बता दिया, ठीक है ना, कि मैं सचिन सर से कंफर्म कर लूंगा, और अगर सचिन सर कहते हैं कि नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा, आगे की किसी क्लास में आई विल गेट इट डन। उसके लिए कुछ अच्छे मैप वगैरह है, इंटरैक्टिव मैप है, तो वो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ ह्यूमंस? नो, ह्यूमंस आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल कम्युनिटी, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, ह्यूमंस इज अ स्पीसीज, तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है सर। अच्छा, सचिन सर बोले थे कि एनवायरमेंट वाले सर कराएंगे। व्हाट इज निश? निश इज द टोटल रोल ऑफ अ गिवन स्पीसीज इन द कम्युनिटी। निश इज द टोटल रोल ऑफ अ गिवन स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसको हम इकोलॉजिकल निश कहते हैं, जो कल कराया था मैंने। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन है, उसको मैं कर देता हूं। दीक्षा कुमारी, मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका कर दीजिए प्लीज। अच्छा, सुनो मेरी बात, इस तरह के मैं जरूर से लेता हूं, तो मेरी बात सुन लो। इसका नाम है आजिमोन मेक्सिकाना, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको से नहीं आया है। आजिमोन मेक्सिकाना हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जो आया है वो ब्राजील से आया है, ठीक है। ऑल्दो स्पीसीज का नाम आजिमोन मेक्सिकाना है। मेक्सिको भी इसका स्रोत था, क्योंकि मेक्सिको से हमने वीट की कुछ वैरायटीज इंपोर्ट की थी, लेकिन हमने ब्राजील से भी इंपोर्ट किया था, और माना जाता है कि हमारे कंट्री में ब्राजील का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आजिमोन मेक्सिकाना भेजने के लिए, ठीक है। और मेक्सिको जाहिर है नॉर्थ अमेरिका में है, और अगर आप लोगों को ये ना लगे कि सर थोड़ा दिखावा करें, तो मैं मेक्सिको गया भी हुआ हूं, ठीक है, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने ये लिखा साउथ अमेरिका, तो कहने का संदर्भ ये था कि साउथ अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है आजिमोन मेक्सिकाना को भेजने में। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट्स जिनका नाम इंडिका से खत्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम को कहते हैं, लेकिन आम की बहुत सारी वैरायटी जिनको हम मैंजीफेरा इंडिका के अंदर रखते हैं, वो इंडिया के बाहर भी पाए जाते हैं। और ऐसे ही नहीं जो इंडिया के पहले हिस्से थे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका के खूब सारे वैरायटी आप देखोगे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में होगा, लेकिन मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। मैंजीफेरा इंडिका के कुछ वैराइटीज आपको कैरिबियन आइलैंड में भी मिलेंगे, जो इंडिया से कितना दूर है आप सोच के देखो, राइट। तो बस ये था, तो वो क्लियर कर दिया। ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग, तो वो साउथ अमेरिका बना रहेगा। भावना पूछ रही है कि प्लीज टेल मी व्हाई डिसरप्टेड वोंट गेट क्लाइमैक्स। सिंपल, बिकॉज द प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड, प्रोसेस बीच में ही ब्लॉक हो गई, तो यू नेवर रीच द लास्ट स्टेज। इट इज मोर लाइक कि किसी ने यूपीएससी का प्रीलिम दिया, प्रीलिम क्लियर हो गया, मेंस दिया, मेंस नहीं क्लियर हुआ, तब वो इंटरव्यू नहीं पहुंचा, राइट, और फाइनल रिजल्ट नहीं आया। अगर फाइनल रिजल्ट को आप इक्वेट करो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के साथ, तो आप क्या देखते हो कि फाइनल रिजल्ट इसलिए नहीं आया बिकॉज आपकी जर्नी किसी एक स्टेज पे जाके डिसरप्ट हो गई। सो दैट इज। और आप पूछोगे अच्छा सर, अभी इसी एग्जांपल में साइक्लिक भी बता दो, तो साइक्लिक ऐसा है कि किसी का सिलेक्शन हो गया, तैयारी से शुरू करके प्रीलिम, मेंस, मेंस और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला करके सिलेक्शन हो गया, फिर उसको लगता है कि थोड़ा अच्छा रैंक लाना चाहिए, एक बार और वो अपीयर होता है, तो वो क्या हुआ, साइक्लिक सक्सेशन हुआ। और लीनियर सक्सेशन क्या हुआ कि एक ही बार किसी ने तैयारी शुरू की, प्रीलिम दिया, मेंस दी, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाए, सिलेक्ट हो गया, और ऐसे रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ कि अब दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तो वो लीनियर। जिसको सिलेक्ट होने के बाद रैंक इंप्रूव करने के लिए देना है वो हो गया साइक्लिक, और जिसका बीच में किसी स्टेज पर सिलेक्शन हो गया उसका हो गया डिसरप्टेड, वो दोबारा ट्राई करेगा। तो ये बातों बातों में एक अच्छा एग्जांपल आ गया। आई होप कि ये अब आपका क्लियर हो गया। क्रिस्टल क्लियर, बेस्ट एग्जांपल। देखो ये बेस्ट एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को टीचर वाला गाइडेंस कर दूं, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं हमेशा कंटेंट को तवज्जो देता हूं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिया जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझो कि जब मैं आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूं, ठीक है, जब मैं आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूं, तो मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि आपको कम से कम टाइम में बेस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन देना। समझ में तो आ गया, लेकिन आपको पता है इसका एक अनफॉर्चुनेट पहलू क्या है? समझ में आया, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया जो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में क्या, आप अपने इंटरव्यू में नहीं बोल पाओगे, लिखना तो दूर है, आप इंटरव्यू में भी नहीं बोल पाओगे। इंटरव्यू में भी जब आप एग्जाम्पल दोगे तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा एक गंभीर और रेलेवेंट एग्जाम्पल का। आप पॉलिटिशियन तो बनने नहीं जा रहे हैं, राइट, आप एक सिविल सर्वेंट बनने की जर्नी में निकले हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में वो एग्जांपल दिए जो इकोलॉजी की दुनिया में होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने से एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैंने बता दिया, लेकिन आप ये चीज समझिएगा कि दुनिया में जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो आपके हेल्थ को फायदा करेंगी, वो बहुत टेस्टी भी होंगी। च्यवनप्राश उतना टेस्टी नहीं होता जितना टेस्टी समोसा और गुलाब जामुन होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो च्यवनप्राश से हम हमेशा बचते हैं, लेकिन काम वही आता है। तो यूपीएससी के हेल्थ में एकेडमिक एग्जांपल काम आएंगे, जगह जगह पे जहां पे कोई तरीका नहीं काम आएगा मैं हल्के फुल्के एग्जांपल का सहारा ले लूंगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एज ए टीचर अपने गेम को थोड़ा लो करूं, मुझे तो आराम ही हो जाएगा, बिना तैयारी के मैं क्लास में आऊंगा, फिर भी मैं अच्छा पढ़ा करके चला जाऊंगा, राइट। और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर वो मैं आपके कॉज के साथ वो ईमानदारी नहीं होगी। ये बात अगर समझ में आ रही है तो यस लिख दीजिएगा, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो यस लिख दीजिएगा, सो दैट कि मुझे पता हो कि आगे से कितना समोसा परोसना है, कितना च्यवनप्राश देना है। आगे चलते हैं सक्सेशन के प्रोसेस को, और अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो यस लिखिएगा। मैं थोड़ा च्यवनप्राश वाला टीचर हूं, बीच बीच में जब एकदम खूब भयंकर बोर हो जाओगे ना, भयंकर बोर हो जाओगे, तो देखो 20 साल से पढ़ा रहा हूं ना, तो समोसे का भी अनुभव है, लेकिन समोसा हफ्ते में एक बार चले तो ठीक रहता है, रोज रोज अगर समोसा चलेगा ना तो हेल्थ कभी नहीं बनेगा। चल शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। चलिए ठीक है, अब अपने मैसेज को विराम दीजिए, मैं सामने से मोबाइल को नीचे कर रहा हूं, और प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, ये सक्सेशन का लास्ट पार्ट है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है एक पायोनियर कम्युनिटी से, ठीक है। पायोनियर कम्युनिटी जो होती है दैट इज द
फर्स्ट कम्युनिटी एट अ लोकेशन। किसी भी लोकेशन की जो सबसे पहली कम्युनिटी होगी वो होगी हमारी पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, अभी मैं बोर्ड से बाहर हूं, लेकिन आपको बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो दिख रहा है, फिर मैं आ जाऊंगा आप लोग के सामने, अभी उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो स्टार्ट होती है पायनियर कम्युनिटी से। तो किसी भी लोकेशन का जो सबसे पहला कम्युनिटी होता है वो कहलाएगा पायनियर कम्युनिटी। जैसे कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में लाइकन से शुरुआत होती है, अगर रॉक पे भी शुरुआत हो रही है तो लाइकन से शुरुआत होती है, और अगर वाटर बॉडी में शुरुआत होती है तो शैवालों से शुरुआत होती है। तो अब ये भी पता है कि अगर डेजर्ट में कोई सक्सेशन हो रहा है तो पायनियर कम्युनिटी बनाएगा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक, उनका जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसको अलग अलग तरीके से हम उच्चारण करते हैं, लेकिन सही उच्चारण जो है वो लाइकेन ही होना चाहिए। तो लाइकेन जो है इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों एक साथ हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा है। म्यूचुअलिज्म ऑफ व्हाट? म्यूचुअलिज्म ऑफ एल्गी एंड फंजाई, राइट। तो डेजर्ट में लाइकेन होता है, रॉक पे भी सबसे पहले लाइकेन ही ग्रो करता है, और वाटर में आप देखोगे कि एल्गी ग्रो करते हैं। ये जो हमारी पायनियर कम्युनिटी है, पायनियर कम्युनिटी को आप सियर जीरो भी कह सकते हो। अब आप में से कई लोगों ने पूछा कि सर सियर का मतलब क्या है? सियर का मतलब होता है स्टेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के दौरान एक कम्युनिटी की जगह दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरी की जगह तीसरी आती है, तो हर एक वो कम्युनिटी जो पिछले की जगह अब नई कम्युनिटी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है वो एक सियर होगा। एक कंप्लीटेड सक्सेशन कई सारे सीरियल स्टेजेस के थ्रू होकर के गुजरेगा और तब वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, सो सियर इज अ कम्युनिटी स्टेज ऑफ सक्सेशन। तो ये होता है सियर का मतलब। और जो पायनियर कम्युनिटी होती है दैट इज सियर नंबर 0। अब शुरू करें तो इसके बाद जो भी कम्युनिटी आएगी दैट इज सियर 1, उसके बाद जो आएगा वो सियर 2 आएगा, उसके बाद जो आएगा वो सियर 3, सियर 4, सियर 5। तो ऐसे करके हम सियर एन कर देते हैं। एन इज वट एवर नंबर इट इज, और वो डिपेंड करता है कहां पे सक्सेशन हो रही है। कुछ जगह सक्सेशन में स्टेजेस कम होते हैं, कुछ जगह सक्सेशन में स्टेजेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से करके और फाइनली क्या मिलेगा हमें? अगर ये एक नॉर्मल है तो हमें फाइनली मिलेगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब ये वाला जो है तो यहां पे स्टार्ट होती है, और जो हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी है इट इज वेयर द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन फिनिशेस। जब तक कि कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं आती क्लाइमेक्स कम्युनिटी मोर और लेस उसी फॉर्म में चलता रहेगा। आप लोग इसको कॉपी कर लो, मैं जरा पानी पी लूं। एक दो सेकंड का टाइम है, जब तक मैं आपके मैसेजेस देख लेता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, राइट। और क्लास में आपस में बात करने से एकदम बचें। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं चैट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से बात मत कीजिए। मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप लिख रहे हैं तो बात करने की फुर्सत कैसे आपको मिल रही है, राइट। सो आप लिखते रहें, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहें, और चैट पे आप तब ध्यान दें। मैं एज ए टीचर तो ध्यान देता रहूंगा, लेकिन चैट पर आप तब ध्यान दें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे। काइंडली रिक्वेस्ट सर बैठ कर पानी पी लो, बात तो अच्छी है लेकिन एनसीईआरटी के बारे में बता देंगे, आप एकदम परेशान ना होइए। एनसीईआरटी का चैप्टर बाकायदा आपको हम बता करके ही आज की क्लास को ओवर करेंगे।